9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो काइनेमेटिक्स के हवाले से था वो हमने रिसेंटली स्टडी किया था। अब क्योंकि उस चैप्टर में कुछ हिस्सा जो था जो थ्योरी के हवाले से था वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपसे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि आपका डेरिवेशन के हवाले से है, तो वो आप लाइव क्लास में जब करेंगे तो उसको तब तक नहीं रखा हुआ है, तो वो आप नेक्स्ट जब लाइव आएंगे या जब क्लास में आप नॉर्मल क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी वो तब करेंगे। तो उससे नेक्स्ट है जो थ्योरी के हवाले से वो काइनेमेटिक्स के ऑपोजिट डायनामिक्स की दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। पहली ब्रांच के मुताबिक आपने पढ़ लिया था, वो क्या है, उसमें क्या आपने पढ़ा था, डायनामिक्स के मुताबिक आपने पढ़ा था कि ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टडी ऑफ मोशन करते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है उसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी मूवमेंट के मुताबिक पढ़ा जाएगा कि मेरी मूवमेंट की कौन सी क्लास में आती है। एक मक्खी उड़ रही है उसकी मूवमेंट को पढ़ा जाएगा उसकी मूवमेंट की किस क्लास के अंदर है। ठीक है, एक ट्रेन मूव कर रही है उसकी मूवमेंट को स्टडी किया जाएगा कि उसकी अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट की किस क्लास कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। लेकिन अब उसमें ये रीजंस नहीं पता की जाती कि वो ट्रेन मूव कर रही है तो मूव क्यों कर रही है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी ये मूवमेंट किस वजह से है। अगर तो इस अजराम पलकी के हिस्से जो है वो हरकत में है तो क्यों है, इस चीज़ को बिल्कुल स्टडी नहीं किया जाता डायनामिक्स। लेकिन इसकी ऑपोजिट जो है वो ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, जिसमें आप स्टडी ऑफ मोशन करते हो कि मोशन हो रही है, वो अंदर एक पंखा चल रहा है, इसकी स्टडी आप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप ये भी पता करते हो कि क्यों चल रहा है, इसके कॉज को भी मालूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेन चल रही है पटरी पर तो उसके चलने के पीछे क्या अवामिल है, किस चीज़ ने ट्रेन को पटरी के ऊपर चलने के लिए मजबूर किया कि वो एक सीधी लाइन में चल रही है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको कह रहे हैं कि वो चलती रहे। तो ये तमाम फैक्टर्स जो कॉज बन रहे हैं मूवमेंट की वो आप पढ़ते हैं डायनामिक्स से। डायनामिक्स क्या स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी है, लेकिन साथ साथ उसके कॉजेस को भी पढ़ना क्या कहलाता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या थी, डायनामिक्स की स्टडी ऑफ मोशन की विदाउट स्टडी ऑफ इट्स कॉज, लेकिन डायनामिक्स क्या स्टडी ऑफ मोशन है अलोंग विद स्टडी ऑफ इट्स कॉज। फॉर एग्जांपल अगर परिंदा हवा में उड़ रहा है तो वो क्यों उड़ रहा है, उसकी क्या वजह है, वो जमीन पे नहीं गिर रहा। एक एयरप्लेन जो है वो हवा में फ्लाई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या वजह है कि मेरा एक बॉल पेन जो है अगर मैं हवा में छोड़ूं तो फौरन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसी प्लेन पे ग्रेविटी असर नहीं कर रही। क्या वजह है कि ग्रेविटी की फोर्स वहाँ पे बेदखल हो जाती है जहाँ प्लेन उड़ रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वही फोर्स जो है वो एक आम बंदे पे असरअंदाज हो रही है, लेकिन एक एयरप्लेन पे उससे 1000 गुना वजनी एयरप्लेन पर वो ग्रेविटी की फोर्स असरअंदाज नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें आप इसमें स्टडी करेंगे, ये आप इसकी दूसरी शार्ट है डायनामिक्स उसके अंदर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो 3 शॉर्ट डेफिनेशन है जिनको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप इनको समझेंगे तो आपके लिए डायनामिक्स को समझना आसान होगा। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स को समझने से पहले हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। आप घर में आ रहे हैं, दरवाजा बंद है, उस दरवाजे को खोलने के लिए आप क्या करते हैं, उस दरवाजे को खोलने के लिए आपने जरूर मामूली सी कुव्वत लगाई होगी, पुश किया होगा दरवाजे को, आपने दरवाजे को पुश किया और दरवाजा पीछे की तरफ धकेल दिया और दरवाजा ओपन हो गया। आप घर से बाहर जा रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, आपने दरवाजे को बंद करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे पुल करेंगे और दरवाजे को बंद कर देंगे। तो अभी दरवाजे को खींचना और दरवाजे को बंद करना और खोलना, इसके लिए आपको मामूली सी कुव्वत दरकार थी। वो क्या थी, वो एक फोर्स थी। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल आपके गोल की तरफ आ रहा है, तो आप फुटबॉल के रास्ते में रुक जाती हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब फुटबॉल मूवमेंट में था, उसकी मूवमेंट थी, उसमें मोशन थी, लेकिन आपने उसको रोकने की कोशिश की। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया होगा, आपके मसल्स ने जरूर थोड़ी बहुत पावर लगाई होगी उसको रोकने के लिए। अब वो जो थोड़ी बहुत पावर क्या लगी, वो क्या है, वो आपकी फोर्स है। वो आपने उतनी फोर्स दी कि वो बॉल रुके नहीं, तो वो डायरेक्ट गोल में जाके आपका गोल कर देती।
इस तरह एक गाड़ी जो है मूव कर रही है। अगर आपने कभी देखा हो गाड़ी जब चल रही होती है तो आपको उसको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, फोर्स देनी पड़ती है तो वो चलती है। जब तक आप वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं देंगे वो गाड़ी मूवमेंट करना शुरू नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी को छोड़ें, आप एक साइकिल की एग्जांपल है, साइकिल पे आप बैठे हैं, क्या वो साइकिल अपने आप मूव करना शुरू कर देगी? नहीं। साइकिल पे बैठने के बाद जब तक आप उसके पैडल्स पर उतनी फोर्स नहीं देते जो उसको मूवमेंट में लाए, आपकी साइकिल कभी भी नहीं हरकत करेगी। सिमिलर जब आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल बहुत तेजी के साथ सड़क पे दौड़ रही है, लेकिन अचानक आपके आगे कोई चीज आती है तो आप उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? आप उसे रोकने के लिए अपने हाथों के थ्रू एक ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब ब्रेक को अप्लाई करने के लिए जितनी तेज साइकिल होगी आपको अपने हाथों में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ब्रेक पर उस साइकिल को रोकने के लिए। अब वो क्या है? उस साइकिल को रोकने के लिए आपको क्या जो चीज दरकार है वो आपके हाथों की फोर्स है। तो फोर्स क्या है? फोर्स और कुछ भी नहीं है, फोर्स एक एजेंट का नाम है। एक एजेंट कह रहे हैं आप, या एजेंट को उर्दू में आप कहते हैं बैरूनी कुव्वत। या फोर्स एक एजेंट है जो क्या करती है, या तो हरकत करवा देती है या हरकत करवाने पे मजबूर करती है। एक ऐसी चीज जो या तो हरकत करवाए या करवाने पर मजबूर करे, या रुकवाए या रोकने पर मजबूर करे, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप फोर्स का नाम देते हैं। फोर्स क्या है? इट इज एन एजेंट दैट मूव्स और टेंड्स टू मूव, जो हरकत करवाए या हरकत करवाने की कोशिश करे। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, रोके या रोकने की कोशिश करे। वो सिंपल गाड़ी की बात कर ले, आप गाड़ी में आपने सड़क मारा, गियर डाला, गियर डालने के बाद आप जैसे ही हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी हरकत में आ रही है। वो हरकत किस वजह से है? वो हरकत आपकी गाड़ी में जो ईंधन के जलने की वजह से पावर जनरेट हो रही है, जो पिस्टन उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से। तो उस हरकत को आपने जब रोकने चलती हुई गाड़ी में तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो क्या है? उस पर भी आपको फोर्स करनी पड़ती है। पहले क्या थी? फोर्स से मूव करवाने की कोशिश की थी या मूव करवा दिया था। अब जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो या वो रोकेगी या रोकने की कोशिश करेगी। और तीसरी चीज क्या करती है फोर्स? फोर्स के तीसरा काम क्या करती है? डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तीसरा काम क्या करती है फोर्स? डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपकी गाड़ी एक सीधे रोड पे जा रही है लेकिन आगे आ जाता है एक चौक और आप चाह रहे हैं कि मैं चौक से लेफ्ट जाऊं, तो आपने देखा होगा गाड़ी के स्टीयरिंग को हल्का सा मूव करते हो और आपकी गाड़ी जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है। फोर्स ने क्या किया? आपने जो स्टीयरिंग पे फोर्स लगाई उसने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर दी, उसने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर दी। तो वो क्या थी? वो भी फोर्स ने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगी? फोर्स। तो फोर्स तीन काम करती है, या तो मूवमेंट करवाती है, मोशन करवाती है, या उसे स्टॉप करती है, मोशन करवाती है या उसको करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तीसरा काम क्या कर सकती है? डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अब आगे आ जाते हैं, अगला हमारा टॉपिक है इनर्शिया। अगला हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। फॉर एग्जांपल मेरी एक बॉडी है, ठीक है, स्मार्कर की एक बॉडी है, तो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करती है बॉडी? रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, यानी कि मज़ाहमत करना। किस चीज में मज़ाहमत कर रही है? दो चीजों में। अगर वो मोशन में है तो वो मज़ाहमत करेगी कि मैं मोशन में ही रहूं, और अगर वो रेस्ट में है तो वो मज़ाहमत करेगी कि मैं रेस्ट के अंदर ही रहूं। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी रेजिस्ट इन स्टेज ऑफ मोशन और रेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी पहले रेस्ट पे है, उसको हरकत में लाने के लिए आप जब गियर डालते हैं तो आपने चीज महसूस की होगी कि गाड़ी को जब गियर डालकर हरकत में लाया जाता है, मूवमेंट में लाया जाता है, तो तब गाड़ी बहुत ज़्यादा पावर लेती है। गाड़ी को हरकत में लाने के लिए आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है।
ठीक है। सिमिलर अगर आप बाईसाइकिल आपने लाइफ में चलाई है, तो बाईसाइकिल जब आप चलाते हैं तो आपको पता है जब चलाने के लिए आपको जो स्टार्ट में जो एफर्ट चाहिए वो चलाने के दौरान नहीं होती। चलाने के लिए आपको पैडल्स पे हद से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब आपकी साइकिल हरकत में आना शुरू होती है। तो वो क्या थी, पहले बॉडी थी रेस्ट में, तो आपको आपकी बॉडी जब आपने उसे हरकत देने की कोशिश की तो उसने कोशिश की कि मैं रेस्ट में रहूँ, मैं हरकत में ना हूँ। उसने अपनी स्टेट को चेंज करने पर रेजिस्टेंस शो की। अगर वो स्टॉप की तो उसने रेजिस्टेंस की कि मैं स्टॉप रहूँ, हरकत में ना आऊँ। लेकिन क्योंकि आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई थी, आपने कुव्वत बहुत ज़्यादा दी थी, इसलिए वो क्या है, उसने मूवमेंट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू की, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट कर रही है स्टॉप होने के लिए। लेकिन आप मुसलसल फोर्स देते जा रहे हैं, इसलिए वो मूवमेंट में आना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही आपकी कार या आपकी बाइसाइकिल मूवमेंट में आ गई, वो दौड़ रही है सड़क के ऊपर, तो आप अचानक आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं आपकी गाड़ी एकदम नहीं रुक जाती। आपने ब्रेक लगाई और आपकी गाड़ी फौरन फ्रीज हो गई, नहीं, आपकी गाड़ी को रुकने में मजीद आधा मिनट या मजीद 20-25 सेकंड या 5 या 6 सेकंड तो लाजमी तौर पर चाहिए हो। अब वो क्या है, उसने आपकी अब रुकने के लिए भी वो पहले मोशन में आ गई है, तो उसे रोकने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, मुज़ाहमत करेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। लेकिन आप क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, उसे रोकने पे मजबूर कर रहे हो, तो तब रुक रही है। तो उसने मुज़ाहमत ज़रूर की, गाड़ी एकदम नहीं रुकी, आपने ब्रेक अप्लाई की, तो आप तेज दौड़ती बाइक पर या तेज दौड़ती हुई बाइसाइकिल पर, तेज दौड़ती हुई कार पर जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपको एक आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। वो आवाज़ क्यों है, वो आवाज़ इसलिए है कि टायर्स क्योंकि मुसलसल तेज हरकत में थे, आपने रोकने की कोशिश की, ब्रेक अप्लाई की, तो वो रगड़ की वजह से वो रुकना नहीं चाह रहे थे, वो मज़ीद आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ब्रेक्स ने तेजी बहुत मजबूती से ना रोकने की कोशिश की, इसलिए वो आवाज़ पैदा होना शुरू होगी। वो क्या है, ये तमाम जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, ये अगर वो हरकत में है तो वो हरकत में रह रही है, रुकने की रोकने के लिए फोर्स लगा रही है तो उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रही है। अगर वो रुकी हुई है तो वो रुका हुए रहना चाह रही है, जब उसको फोर्स लग रही है मूवमेंट में, उसको रेजिस्ट कर रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी आपकी इनर्शिया कहलाती है। अगली बात करते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम की बात करने से पहले एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक गोली फायर करते हैं किसी जानवर पर, किसी भी शेर पे आपने एक बुलेट फायर की। अब उस बुलेट ने क्या किया, वो बुलेट आई और शेर को जब उसने हिट किया तो उसके जिस्म को चीर फाड़ करते हुए उसके जिस्म के अंदर चली गई। अब गोली का कितना साइज है, गोली का साइज होगा महज 2 ग्राम, और लेकिन उस गोली ने शेर के जिस्म के अंदर सुराख करके शेर के जिस्म के अंदर से गुजर कर उसके जिस्म के अंदर पेवस्त हो गई। अब ये क्यों है, गोली का जिस्म के अंदर दाखिल होना किस वजह से था? तो आप कहेंगे सर वजन तो उसका कुछ भी नहीं है 2 ग्राम, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ आई थी, इसलिए क्या हुई, वो जिस्म के अंदर घुस गई। तो आपने क्या नतीजा निकाला, आपने निकाला इसकी वेलोसिटी बहुत थी लेकिन वजन नहीं था, तो वेलोसिटी की वजह से वो जिस्म के अंदर घुस गई। दूसरी एग्जांपल लें, इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मान ली मैंने 10 ग्राम। बॉल इंपैक्ट, एक बॉल है, फुटबॉल है, वो आके आपको लगती है तो क्या असर होता है, क्या आपके जिस्म के अंदर सुराख हुआ? नहीं, आपके जिस्म के अंदर कोई सुराख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर नो डाउट बॉल का वजन बहुत था, उसके लगने की वजह से हो सकता है कि मेरी कोई हड्डी फ्रैक्चर कर जाए, मेरी कोई हड्डी फ्रैक्चर होगी हो, लेकिन उस बॉल के लगने की वजह से ये नहीं हुआ कि वो जिस्म के अंदर चली गई और जिस्म के अंदर घुस गई। तो उस बॉल का वजन मैंने कह दिया लेट्स सपोज 10 था, लेट्स सपोज 10, लेकिन वो मेरे जिस्म के अंदर क्यों नहीं घुसी? तो आप वो कहेंगे कि क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी होगी 1, तो बड़ा रिजल्ट किसका आया, इसका आ गया 20 और इसका आ गया 10। तो ज्यादा खतरनाक क्या हुई, 10
बॉल या 20 2 ग्राम की गोली, तो किस चीज पर डिपेंड हुआ? इधर डिपेंड हो रहा है वेलोसिटी के ऊपर। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा अंदर घुसी है, जिसकी वेलोसिटी कम है वो ज्यादा अंदर नहीं घुसी। सिमिलर अब बात करते हैं ऐसी सिनेरियो की जिसमें वजन भी ज्यादा है और जिसमें वेलोसिटी भी ज्यादा है। एक टैंक का गोला, एक टैंक का गोला। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि जंग में एक टैंक से जो है वो गोला निकलता है और जिस्म से आर पार होकर जिस्म को उड़ा के रख देता है। अब वो क्या है? गोले का अपना वजन लेट्स सपोज 10 kg था, लेट्स सपोज, और गोले की स्पीड कितनी है? वो भी ज्यादा है। अब इसने कितनी तबाही मचाई? 100। इसने कितनी तबाही मचाई? 100। तो साबित हुआ कि जब भी किसी बॉडी के मुताबिक बात करते हैं तो उसकी दो चीजों को देखते हैं, एक तो उसका मास कितना है, दूसरा उसके अंदर वेलोसिटी कितनी है, वो किस रफ्तार से जा रही है। तो ये वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट कहलाता है, जो वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट कहलाता है, इसको आप मोमेंटम का नाम देते हो। मोमेंटम क्या है? ये कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेसेस, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बॉडी एक क्वांटिटी है, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज है, एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है। वो मिकदार किस वजह से होती है? वो मिकदार उसकी वेलोसिटी और मास की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर आपको एक शख्स जिसके हाथ का वजन ज्यादा है, वो फॉर एग्जांपल एक बड़ा शख्स, बुजुर्ग कोई हो गया या कह लो कि 25-30 साल का शख्स, आपको आकर अपने हाथ, उसका हाथ का वजन होगा फॉर एग्जांपल और कुछ भी नहीं 3 पाउंड तक होगा, वो आके आपको थप्पड़ मारता है। और एक छोटा बच्चा 2 साल का, वो भी मस्ती के अंदर थप्पड़ मार देता है। अब आप मुझे खुद बताएं किसका थप्पड़ आपको ज्यादा फील हो रहा है, किसका थप्पड़ आपको जोर से लग रहा है? बच्चे के हाथ की भी वही वेलोसिटी है, बड़े के हाथ की भी वही वेलोसिटी है। तो आप कहेंगे सर बड़े वाले के हाथ का थप्पड़ ज्यादा महसूस होगा, वो तकलीफ देगा, छोटे बच्चे का नहीं देगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ का वजन उठाई ना होने के बराबर था, वेलोसिटी उतनी थी, लेकिन थप्पड़ जो है वो जोर से बढ़ेगा। पड़ा क्यों? उसका मास ज्यादा था। तो क्या हुआ? मास क्योंकि ज्यादा था, वेलोसिटी सेम थी, इसलिए मोमेंटम बड़े वाले के हाथ का ज्यादा था। लेकिन मैं कहता हूँ एक बुजुर्ग ने आपको थप्पड़ मारा है, लेकिन बुजुर्ग ने बहुत आराम से एक थप्पड़, आप कहते हैं ये आपने थप्पड़ मारा है, ये महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन एक थप्पड़ दूर से लाके खींच के मारा जाए तो कौन सा थप्पड़ ज्यादा महसूस होता है? सारी बात है जो दूर से खींच के मारा जा रहा है, रीजन उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जितनी वेलोसिटी, जब भी मोमेंटम को देखना है तो आपने देखना है मास और वेलोसिटी। अगर उसका मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम अखीर ज्यादा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास, तब भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी, तब भी वो बहुत ज्यादा नुकसान। तो मोमेंटम क्या है? दोनों का प्रोडक्ट। थैंक यू।